बहुत लोग कैट एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कैट एग्जाम की तैयारी में 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। बट क्या करें जब आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। ऑब्वियसली आपने कुछ पढ़ाई तो कर रखी है, बट आखिर के 20 दिन में क्या करें, ये एक सवाल अमूमन उठ के आता है। इन आखिर के 20 दिन में आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। एक इंग्लिश वीआरसी, दूसरा DILR या पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एंड तीसरा मैथ्स या क्वांट्स। इंग्लिश में क्या होता है कि एक हिस्सा तो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और VARC के जो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं क्वेश्चंस के, तो जितने भी VARC के फॉर्मेट्स होते हैं क्वेश्चन के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए या किसी सैंपल पेपर को रेफरेंस में लीजिए और एक नॉन फिक्शन बुक का सेट बना लीजिए, और आपको हर दिन 100 पेजेस नॉन फिक्शन बुक के पढ़ने ही हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि उससे आपका रीडिंग एबिलिटी स्ट्रेंथन होगा। इट्स लाइक नेट प्रैक्टिस। एक बैट्समैन कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा नेट प्रैक्टिस करता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको नेट प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए आप नॉन फिक्शन पढ़िए, फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन, बिकॉज जनरली आरसी में नॉन फिक्शन ही आता है। अब आते हैं DILR पे। तो DILR में 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मुख्यतः होते हैं। देखा जाए तो 3, बट मैं इसको 2 ही टाइप रखता हूँ। एक जो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है और एक जो पजल से रिलेटेड होता है। जो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है उसमें क्रिएटिविटी हो सकता है और उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें आपकी तैयारी का टेस्ट हो जाएगा कि आप नए तरीके के डेटा को देख के एनालाइज तुरंत कर सकते हैं कि नहीं। और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, जो पजल्स वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है कि पजल्स की बहुत ही फिक्स फॉर्मेट होते हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि पजल्स जो होते हैं दे वुड बी मोर क्रिएटिव, बट ऐसा नहीं है। पजल्स आसमान से नहीं टपकते हैं। पजल्स के टाइप ऑलरेडी हैं। आप अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पजल्स के टाइप मिल जाएंगे। आप उन्हीं पजल्स के टाइप को बार बार करें। बात सही है, उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप उनको सीख नहीं सकते हैं। आप सिर्फ एक एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। हर दिन एक नया पजल आपके पास एक नया चैलेंज थ्रो अप कर सकता है। तो यू कैन नेवर बी एन एक्सपर्ट इन पजल सॉल्विंग। एटलीस्ट आई कैन से दैट अबाउट मी। इस चीज का आप अगर समझ लेंगे तो आपका DILR में एक एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जाएगा और उस हिसाब से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स वाले पोर्शन पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे। तो इसमें क्या होता है कि मैथ्स कुछ लोगों का अच्छा होता है तो उनको ऑलरेडी पता है क्या करना है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आपको पता है आपको क्या करना है। लेट्स से आपका मैथ्स एवरेज है या वीक है, तो उस सेंस में क्या करना चाहिए कि आपको अपने मैथ्स के पोर्शन को डिवाइड करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, मीडियम क्या है और वीक क्या है। वीक वाले को तो साइड कर दीजिए, वो तो आपको छूना ही नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग और एवरेज में ही सारा खेल होएगा। आप क्या कीजिए, दिन में अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है मैथ के आपके, उनको बहुत सॉल्व कीजिए, 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा टाइम का अपने एवरेज वाले पोर्शन में भी दे दीजिए, आपको अगर मन करे तो। डिपेंड्स ऑन योर मन, बिकॉज अल्टीमेटली आपको उस मेंटल स्टेट में होना है कैट एग्जाम के दिन, एट योर पीक। बिकॉज देर इज अ थिंग इन कैट एग्जाम की आप हो सकता है कि कैट एग्जाम से 5 दिन पहले पीक पे आ जाए और परफॉर्मेंस फिर डिप हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। योर पीक शुड बी रफली +- 1 डे ऑफ कैट एग्जाम, सो दैट कि आपका एफर्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा आपके कैट के परसेंटाइल में। एंड इसीलिए आपको अपने आप को बर्न आउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता प्रैक्टिस करके, बट कम भी प्रैक्टिस नहीं करना है, उससे आपको पीक ही नहीं आएगा। तो आपको पीक पे तो पहुंचना है ना, बट उसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये 3 चीजें आपको जो मैंने बताई है ये बेयर एसेंशियल्स है, और इनको अगर मैं टाइम वाइज अगर जोड़ के देखूं तो अराउंड 9 से 10 घंटा आता है। और 9 से 10 घंटा अगर आप 20 दिन प्रिपरेशन करोगे ना, तो आफ्टर यू गिव द एग्जाम आपको लगेगा कि मैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता था, मैंने अपना 100% दिया, जो कि जनरली देना चाहिए। बिकॉज आपके ऊपर आपके कर्म, आपके ड्यूटी का ही राइट है। You do not have any right or control over the results. So do what you can do and leave the rest to people who are the best.